ममता कालिया की कहानी बोलने वाली औरत का शीर्षक ही परंपरागत पितृसत्तात्मक व्यवस्था में कैद स्त्री की छवि को तोड़ने वाला है। कहीं आलोक धनवा ने लिखा है कि चुप्पी सबसे बड़ा खतरा है एक जिंदा आदमी के लिए। तो यह कहानी एक जिंदा औरत की कहानी है। यह औरत चुप रहने वाली नहीं, बोलने वाली औरत है। कपिल को दीपशिखा की बातें ऊल जलूल लगती हैं और उसका बराबरी के स्तर पर बोलना तो उसको एक रोग जैसा लगता है। उसका मानना है कि शिखा को अच्छी पत्नी की तरह चुप रहना चाहिए, खास तौर पर माँ के आगे। और उसकी माँ की नज़र में दीपशिखा हमेशा गलत बोलती है, जिससे दूसरे का खून खौलता है। वह बदतमीज है और उसे बात करने का, अपने से बड़ों से बात करने का तरीका ही नहीं मालूम है। महादेवी वर्मा ने श्रृंखला की कड़िया में एक जगह लिखा है कि पुरुष ने स्त्री के अधिकार को अपने सुख की तुला पर तोला है, उसकी विशेषता पर नहीं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कपिल शिखा की जिन विशेषताओं से ज़्यादा प्रभावित है, जिन पर मुग्ध है, उसमें से एक उसकी वक्तृता भी है। लेकिन अब उसकी वह वक्तृता उसको संकट में डालने वाली नज़र आ रही है, इसलिए वह उसको हर संभव चुप कराने की कोशिश करता है। जरा कपिल और दीपशिखा के संवाद पर ध्यान दीजिए। कपिल को बराबर ये लगता है कि दीपशिखा हमेशा ज़्यादा बोल जाती है और गलत भी। कपिल और दीपशिखा का संवाद है कि दीपशिखा कपिल से कहती है कि तुम मेरी आवाज़ बंद करना चाहते हो। कपिल कहता है, मैं एक शांत और सुरुचिपूर्ण जीवन जीना चाहता हूँ। इसका अर्थ यही निकलता है कि दीपशिखा की चुप्पी की कीमत पर ही कपिल का शांत और सुरुचिपूर्ण जीवन जीने की इच्छा संभव है। और दीपशिखा चाह कर भी, तय करके भी चुप नहीं रह पाती, क्योंकि न जाने कब वह एक फुल टाइम गृहिणी में बदल गई है, जबकि उसने जिंदगी की एक बिल्कुल अलग तस्वीर देखी थी। यह कहानी रूढ़िवादी संस्कारों और वैज्ञानिक चेतना के बीच संघर्ष की कहानी भी है। बीजी परंपरागत रूढ़िवादी संस्कारों की महिला हैं, जिनका विश्वास है कि झाड़ू खड़ी रखने से घर में दारिद्र्य बढ़ता है, कर्ज बढ़ता है, रोग जड़ें पकड़ लेता है। दूसरी ओर वैज्ञानिक चेतना से संपन्न दीपशिखा का ख्याल है कि झाड़ू गुसलखाने के बीचों बीच खड़ी हुई, पसरी हुई छोड़ देने से दारिद्र्य आता है, क्योंकि उससे तीलियां गल जाती हैं, रस्सी ढीली पड़ जाती है और गंदी भी लगती है। यह एक उदाहरण है जिसके आधार पर दीपशिखा
और उसकी सास के बीच घरेलू कहे जाने वाले जीवन में आए दिन होने वाली टकराहटों का अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसे में यदि पति को यह लगता हो, उसका यह विश्वास हो कि माँ की कोई बात गलत नहीं हो सकती और उसके ससुर प्रायः उसके विरुद्ध प्रचलित मुहावरों का इस्तेमाल करते हों, तो उस स्त्री की यातना भरी जिंदगी की कल्पना की जा सकती है। बोलने वाली औरत कहानी प्रेम और विवाह के बीच की विसंगत की भी कहानी है। जहाँ प्रेम भावना प्रधान होता है, वहीं विवाह के बाद का संसार व्यावहारिक दुनियादारी की मांग करता है। यह अजीम विडंबना है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के जिन गुणों से आकृष्ट हुए, अब वही गुण उन्हें सालने लगते हैं। कपिल दीपशिखा की विलक्षणता, तेजी, वक्रता के प्रति आकृष्ट है, तो दीपशिखा उसकी आत्मनिर्भरता, खूबसूरती और स्वतंत्र सोच से प्रभावित हुई है। लेकिन पूरे परिवार के विद्वेषपूर्ण और शिकायत भरे वातावरण में दोनों को ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं कि दूसरे पक्ष के हार्मोन्स बदल रहे हैं। ध्यान दिया जाना चाहिए कि शरीर में हार्मोन्स के रासायनिक परिवर्तन तनावपूर्ण परिस्थितियों से भी बदलते हैं। तनावपूर्ण परिस्थितियों के कारण उनके हार्मोन्स बदल रहे हैं, और जबकि उनके जीवन में जो तनाव है, उनके व्यवहार में जो तनाव है, उन दोनों को ये लगता है कि वह कोई शारीरिक परिघटना है। विचित्र विडंबना है कि मौलिकता की कद्र करने के कारण ही जो लोग करीब आए, वही अब एक दूसरे की मौलिकता बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। नारीवादी विचारकों का, खासतौर पर पश्चिमी नारीवादी विचारकों का यह मानना है कि परिवार नामक संस्था को स्त्री के शोषण, उत्पीड़न की सबसे बड़ी कार्यशाला या फैक्ट्री कहा जा सकता है। विवाह इस कार्यशाला का हथियार है जिसे स्त्री को गुलामी स्वीकार करने के लिए अनिवार्य बना दिया गया है। देखा जाए तो हमारी पूरी सभ्यता का विकास मनुष्य मात्र का विकास होने के साथ साथ स्त्री की गुलामी के विकास का इतिहास भी रहा है। दुनिया भर में विवाहित औरतों का केवल एक स्वरूप होता है, उन्हें सहमति प्रधान जीवन जीना होता है। यह इस कहानी में ही आता है, इस कहानी के ही शब्द हैं ये। अपने घर की कारा में वे कैद रहती हैं। हर एक की दिनचर्या में अपनी अपनी तरह की समरसता रहती है। हर एक के चेहरे पर अपनी अपनी तरह की ऊब होती है। हर घर का एक ढर्रा है जिसमें अपने आप को फिट करना ही होता है। कुछ औरतें इसके ऊपर श्रृंगार का मुलम्मा चढ़ा लेती हैं, पर उनके श्रृंगार में भी एक रास्ता होती है। दीपशिखा वैवाहिक जीवन की इस एक रास्ता, ऊब और कैद को समझने की चेतना से युक्त है। इसलिए इस व्यवस्था के प्रति बराबर उसके मन में असंतोष का भाव बना रहता है। शिखा याद करती है
वे प्यार भरे दिन, जब उसकी कोई बात बेतुकी नहीं थी। उसको अनुभव होता है कि एक इंसान को प्रेमी की तरह जानना और पत्नी की तरह पाना कितना अलग था। जिसे उसने निराला समझा वही कितना औसत निकला। वह नहीं चाहता जीवन के ढर्रे में कोई नयापन या प्रयोग, उसे परंपरा चाहिए। जी हुजूरी की उसे गांधारी चाहिए, जानबूझकर न सिर्फ अंधी हो बल्कि गूंगी और बहरी भी हो, ऐसी गांधारी चाहिए। सिमोन द बोउवार ने द सेकेंड सेक्स में एक जगह लिखा है कि औरत को औरत होना सिखाया जाता है, औरत बनी रहने के लिए उसे अनुकूल किया जाता है। इस कहानी में दीपशिखा को औरत बनाने की ही कोशिश लगातार की जा रही है। वह उसके पति के द्वारा भी की जा रही है, उसके ससुर के द्वारा की जा रही है और ज़्यादातर उसकी माँ के द्वारा की जा रही है। कहानी में कपिल की माँ एक जगह उससे कहती है कि चिंता मत करो, मैं उसको जल्दी ही पटरी पर ला दूंगी। यह वही कोशिश है। इस कोशिश में कभी संरक्षण पोषण का लाभ और लोभ काम करता है, तो कहीं उत्पीड़न और ताड़ना काम करती है। जहाँ घर के सुचारू संचालन के लिए जी और हाँ जी मात्र इन दो शब्दों की दरकार हो, वहाँ दीपशिखा जैसी तेजस्वी स्त्री को असहमत के लिए कोई जगह नहीं मिल सकती। लेकिन दीपशिखा को, जो अपने को अग्निशिखा कहती और मानती है, यह तिल तिल कर मिटते हुए अपने तेजस्वी अतीत और अंधकार भविष्य के बीच अपनी अभिव्यक्ति और विवेकपूर्ण असहमत के अधिकार को हर हाल में बनाए और बचाए रखना है। क्योंकि मुंह में कपड़ा डाल लेने से जो उसको चुप कराए जाने की लगातार कोशिश हो रही है, उसके बारे में बात की जा रही है कि मुंह में कपड़ा डाल लेने से या लोहे के तार से होंठ सिल लेने से भी शब्द उसके भीतर कुलबुलाते रहेंगे। घर के लोग उसके शरीर के सारे रंध्र बंद कर दें तो भी शब्द उसके अंदर पड़े रहेंगे। मृत्यु के बाद जब उसकी चीड़-फाड़ होगी तो यह शब्द उसके शरीर से निकलेंगे और जीती जागती इमारत बन जाएंगे। दीपशिखा का मानना है कि मुंह बंद रखना चुप रहने की शर्त नहीं है। शब्द उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। कुल मिलाकर बोलने वाली औरत कहानी प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों के बीच एक तेजस्वी स्त्री के आत्मसंघर्ष और अपनी तर्क और विवेकपूर्ण अभिव्यक्ति तथा असहमति के अधिकार को बनाए और बचाए रखने के हर संभव प्रयास की कहानी है। धन्यवाद।